हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम 4 और 5 जनवरी के करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, अब से ये सेशन हमारा रोजाना सुबह 8 बजे आपको लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर, ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लाइव मिलेगा। आप इसके साथ सुबह से जुड़ें। मुझे कई सजेशन आए कि इस क्लास को रात 9 बजे ना करके सुबह 8 बजे किया जाए, तो जैसा कि आपने कहा वैसा हमने कर दिया। तो सुबह 8 बजे आपको ये क्लासेस लाइव मिलेंगी। दोस्तों, 4 और 5 जनवरी के करंट अफेयर्स को एक बार हम देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे मिस नहीं होने चाहिए उन सभी को हमने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। चर्चा में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये योजनाएं तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोस्तों चर्चा में ये था कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ फोटोग्राफ्स डाले अपने खुद के, और वो फोटोग्राफ्स देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे जो प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पर विजिट कर रहे थे, और कुल मिला के दोस्तों वो इंडिया की ब्रांडिंग कर रहे थे, लक्षद्वीप की ब्रांडिंग कर रहे थे, और उसमें वो सक्सेस भी हुए। कई सारे लोग इसे देख करके ज़रूर लक्षद्वीप को विजिट को जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से स्टैटिक पोर्शन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो लक्षद्वीप की अवस्थिति हम यहाँ देख लें। अगर हम विश्व के भारत के मानचित्र को यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें तो भारत के मानचित्र के बाद यहाँ हम देखेंगे कि ये दोस्तों हमारा मालाबार तट है, यानी कि केरल का तट है। मालाबार तट जिसे कहा जाता है, यहीं पर मालाबार एक्सरसाइज होती है दोस्तों, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश यहाँ पर आकर मालाबार तट एक्सरसाइज करते हैं। और आप इत्तेफाक से देखेंगे दोस्तों तो यही 4 लोगों ने मिलकर के क्वाड ग्रुप भी बनाया है, क्वाड समूह भी बनाया है। अब लक्षद्वीप पर आते हैं दोस्तों, तो मालाबार तट यानी केरल के तट के इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ द्वीप, हमारे द्वीप दिखाई देंगे जिसमें भारत का अधिकार है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों कि भारत को लक्षद्वीप का अधिकार कैसे मिला, ये भी आप कभी पढ़िएगा। तो लक्षद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ा जाता है दोस्तों, लक्षद्वीप का ये जो सबसे सदर्न पॉइंट है, और ये थोड़ा सा बड़ा एरिया भी है, बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का ही एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, राइट, मिनिकॉय नाम है। और मिनिकॉय के बाद से आप देखेंगे तो भारत का जो सीमा है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे एक द्वीपीय देश आपको नीचे देखेंगे, तो द्वीपीय पड़ोसी हमारा देश मिलेगा जिसका नाम है मालद्वीप। मालद्वीप मिलेगा। मालद्वीप काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से टूरिज्म पे चलती है। तो वही हाल लक्षद्वीप का भी है दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट वैसे वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वही प्रयास किया कि आप जाइए घूमने, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ रहिए, वहाँ की खूबसूरती देखिए, स्कूबा डाइविंग करिए समुद्र के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके, और आराम से जाइए, मछलियों को देखिए, वहाँ पर उनके इकोसिस्टम को समझिए। मतलब कुल मिला के एक एडवेंचरस ट्रिप आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मिनिकॉय और मालदीव को यहाँ से एक काल्पनिक रेखा अलग करती है जिसका नाम है दोस्तों 8 डिग्री रेखा, 8 डिग्री, राइट, याद रखिएगा। उसके बाद मिनिकॉय से ऊपर ये जो रिमेनिंग लक्षद्वीप है इसे अलग करती है दोस्तों 9 डिग्री रेखा। और यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करने वाली रेखा का नाम है 10 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री चैनल, चैनल मान लीजिए या रेखा मान लीजिए। मैं चैनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब दो मतलब समझिए भूभाग बीच में पानी से अलग होते हैं, जल से अलग होते हैं, और उनके बीच में काफ़ी पानी है तो उसे चैनल कहा जाता है। अगर बीच में पानी कम है तो उसे स्ट्रेट कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी है तो उसे ग्रेट चैनल कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार, निकोबार का जो सबसे सदर्न पॉइंट पाया जाएगा उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। हालांकि ये नष्ट हो चुका है, इंदिरा पॉइंट नाम है। ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट से, और फिर 6 डिग्री 4 मिनट के बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, और अगली जो सीमा शुरू होती है दोस्तों वो है इंडोनेशिया की, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जो बीच का भरा पानी है ये बहुत ज़्यादा है तो इसे ग्रेट चैनल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 6 डिग्री यानी कि इंदिरा पॉइंट या निकोबार का, निकोबार के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट या भारत के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ से भारत का अधिकार शुरू होता है वह है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट से अगला जो देश आता है, राइट, इंडोनेशिया तक, यहाँ तक
जो बीच में पानी भरा है इसे ग्रेट चैनल कहते हैं। तो ये तो ग्रेट चैनल हो गया दोस्तों, अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल हो गया वो 10 डिग्री चैनल हो गया। उसके बाद आप मालदीव और भारत के बीच का मानेंगे तो 8 डिग्री चैनल, या मालदीव या मिनिकॉय के बीच मानेंगे तो 8 डिग्री चैनल, या मालदीव या लक्षद्वीप की मानेंगे तो 8 डिग्री चैनल। फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाले चैनल का नाम है या रेखा का नाम है 9 डिग्री, राइट। तो ये आपके लिए स्टैटिक पोर्शन था जो लक्षद्वीप मात्र से पूछा सकता है। आपको पता है कि लक्षद्वीप एक विशेष प्रवाल यानी प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए प्रवाल होते हैं। कुल मिला के जो मूंगा होते हैं उनकी ऊपर की खोल होती है, वो खोल आपस में इकट्ठ हुई और उसने एक बड़े स्वरूप में भूभाग का निर्माण कर दिया। इसलिए क्योंकि अंडमान निकोबार के बनने की कहानी तो दोस्तों ये कही जाती है कि ये हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन लक्षद्वीप के संबंध में ये नहीं कहा जाता। तो दोस्तों मैंने आपको दरअसल एक करंट अफेयर के साथ काफ़ी कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है पंजाब दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो आपको पता है कि पंजाब में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों, और आम आदमी पार्टी के वर्तमान में जो सीएम हैं, मतलब पंजाब के जो सीएम हैं उनका नाम है भगवंत मान। काफ़ी अच्छे कॉमेडियन थे और उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इस वक्त आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब से सीएम बनाया है। आम आदमी पार्टी की वर्तमान में कहूँ तो भारत में 2 जगह सरकारें हैं। एक हो गया दिल्ली जहाँ पर खुद केजरीवाल है, और दूसरी जगह हो गया जहाँ पर एक राज्य में सरकार है, उसका नाम है पंजाब भगवंत मान। तो पंजाब दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म से मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्लीज इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं उससे पहले मैं बताता हूं पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई है। तो ये दोस्तों की है 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है और इसी दिन से इस योजना की शुरुआत की गई और जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जहाँ पे योजना लागू हुई है। देखिए जम्मू कश्मीर की कहानी अगर हम पढ़ें तो जम्मू कश्मीर पहले दोस्तों ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में ही लेह लद्दाख का क्षेत्र आया करता था, लेकिन भारत सरकार ने उसे बाइफरकेट कर दिया। जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया है, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। इसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के दोस्तों वो अब भारत के वर्तमान CAG बन चुके हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो प्लीज़ उनका नाम बताइए जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं LG हैं जम्मू कश्मीर के। अच्छा ये भी बता देता हूँ जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भारत सरकार में इसके पहले हुआ करते थे दोस्तों, क्या इसके पहले हुआ करते थे रेल राज्य मंत्री, राइट। तो उनके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागाची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत मंडपम, ये याद रखिएगा, भारत ने हाल ही में G20 समिट हुई और भारत की G20 समिट के बाद G20 हो चुका है G21। इसमें अफ्रीकन यूनियन को भारत ने शामिल करवाया। ये बड़ी उपलब्धि थी भारत की। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है कहाँ से दोस्तों, भारत मंडपम। भारत मंडपम दोस्तों वही था कि अगर आप अपने आज के पहले आप इसके पहले 2023 के पहले अगर आप दिल्ली विजिट किए हों तो जहाँ पर प्रगति मैदान था दोस्तों वहीं पर इस पूरी संरचना का निर्माण किया गया है और अब ऐसे टाइप के आयोजन भारत में आसानी से हो सकते हैं और भारत ने G20 की शानदार मेजबानी कर करके भारत ने अपना डंका बजा दिया है। मुझे बताइए G20 बैठकों का भारत में बहुत लंबा दौर चला। भारत में सबसे पहली G20 की शेरपाओं की बैठक हुई। तो आप मुझे 2 आंसर बताइए, वर्तमान मतलब ये जो G20 का बैठक हुआ है शेरपाओं में, तो भारत के शेरपा कौन थे? दूसरी बात, शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई? G20 में भारत में G20 का जो आयोजन किया गया 2023 में, तो उसमें सारे आयोजनों में से सबसे पहली बैठक
राजस्थान के किस शहर में? मैंने बता भी दिया आपको राजस्थान में हुई, तो राजस्थान के किस शहर में हुई? प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये आंसर मिलते हैं तो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना। मैंने आपको बताया था कि अब ब्रिक्स में अन्य देश शामिल हो चुके हैं। मुझे आपसे संख्या जाननी है कि अब वर्तमान ब्रिक्स में कितने सदस्य हो चुके हैं। यहाँ पर एक सदस्य का नाम तो लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया देश में माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट मेराबी, और माउंट मेराबी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। आपको पता है कि जब दोस्तों ज्वालामुखी से विस्फोट होता है तो अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है, तो उसे लावा कहते हैं। यही लावा ठंडा होता है तो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। इसका बहुत भविष्य में देखूं दोस्तों तो इससे बनती हैं, अगर बहुत भविष्य देखूं मतलब कुछ सालों में, 1000 सालों में, कुछ 500 सालों में, 1000 सालों में देखूं तो इससे बनती हैं दोस्तों चट्टानें, जिसे कहा जाता है बेसाल्ट की चट्टानें। और इन बेसाल्ट की चट्टानों से आगे चलकर बनती हैं ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, यानी कि ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मैग्मा अंदर होता है जब तक भूगर्भ में तो उसे मैग्मा कहते हैं, बाहर निकलता है तो लावा हो गया, लावा ठंडा हुआ तो बेसाल्ट की चट्टानें बनी, बेसाल्ट की चट्टानों का जब अपरदन हुआ तो काली मृदा का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस चलता है जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी के बनने के बाद जो संरचनाओं का निर्माण होता है, उन संरचनाओं में ये विशेषताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। वर्ष 2013 में बाघों की मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य पर रहा। आपको पता है बाघों की गणना होती है और इस गणना के अनुसार ये भी रिपोर्ट आई कि 2023 में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है, जबकि सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। मेरा मध्य प्रदेश सबसे श्रेष्ठ, राइट। तो एमपी में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। मुझे कमेंट करके इनकी संख्या बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने बाघ हैं? 729 तो नहीं है, या इनकी संख्या कुछ घटी है, बढ़ी है, क्या है? मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो ये यूपी की सरकार ने एक नया प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब 4 जनवरी का इतिहास देखते हैं और उसके बाद हम 5 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो 4 जनवरी को 1948 को दक्षिण पूर्व एशियाई देश बर्मा म्यांमार को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। मुझे थोड़ा एक कमेंट करके बताइए कि ब्रिटेन ने जब म्यांमार को आज़ादी दे दी तो म्यांमार यानी कि तत्कालीन बर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान बना था दोस्तों, संविधान बना था, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? इस संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं भारत के संविधान का ड्राफ्ट 2 लोगों ने बेसिकली तैयार किया था, एक का माना गया, एक का नहीं माना गया। जिनका माना गया उसे उन्हें आगे चल के भारतीय संविधान का पितामह भी कहा गया, B.R. अम्बेडकर साहब को। लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? प्लीज़ आंसर करिएगा। और एक बात और, मुगल बादशाहों में से ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु बर्मा में हुई? ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, मैं बता देता हूँ आपको, बहादुर शाह जफर, राइट, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु बर्मा में हुई थी। याद रखिएगा, वो एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह हैं जो जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई, मतलब बर्मा में हुई। उनको अंग्रेज लेकर चले गए थे और उसके बाद उनको वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद में शिखर बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान में जनरल अयूब खान गए थे। यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। बड़ी रहस्यमय मृत्यु थी, आज तक कुछ पता नहीं चल पाया लाल बहादुर शास्त्री जी की आखिर मृत्यु कैसे हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री वही थे जो भारत के अब तक के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में से गिने जाते हैं, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, राइट। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी उन्हीं के नाम से डेडिकेटेड है, जहाँ पे लवासना, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है मसूरी में IAS IPS ऑफिसर्स की, बेसिकली IAS ऑफिसर्स की। पहला फाउंडेशन कोर्स सबका साथ में होता है, उसके बाद वो सब सेपरेट होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में याद रखिएगा। 2010 में संयुक्त राज्य अमीरात में दुबई स्थित बुर्ज खलीफा, याद रखिए, गाना वाना सब बन चुका है तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। तो दोस्तों ये था 4 जनवरी के करंट अफेयर्स का
और वो स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पोर्शन। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने हर हाथ करघा साड़ियों की 3 किस्मों जिनका नाम है तंगेल, कोरियल और गराड, इनको जीआई टैग यानी ग्लोबल इंडिकेशन टैग नवाज दिया है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जीआई टैग जब भी किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो ये आने वाले एग्जाम्स में अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तंगेल, कोरियल और गराड, मध्य प्रदेश के भी कई सारे जीआई टैग है। कड़कनाथ मुर्गा हो गया, आपका रतलाम का सेब हो गया, सुंदरजा आम हो गया, राइट। इस तरह से याद है कि रीवा का सुंदरजा आम हो गया, आपकी साड़ी हो गई अशोकनगर दतिया की, अशोकनगर की। तो इस तरह से कई सारे जीआई टैग मध्य प्रदेश में भी हैं। रसगुल्ला हो गया उड़ीसा का। मतलब आप हर साल जीआई टैग की एक लिस्ट को जरूर पढ़िएगा। अभी ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तंगेल, कोरियल और गराड, ये वेस्ट बंगाल ने अपनी 3 हाथ करघा यानी हाथ से बनी हुई साड़ियों को जीआई टैग दे दिया है। अब जीआई टैग का इतिहास थोड़ा सा मैंने दोस्तों यहाँ ऐड किया है, इसको थोड़ा समझिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। विश्व व्यापार संगठन ने जीआई टैग की शुरुआत, यानी कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक पूरा विंग है, उसने जीआई टैग की शुरुआत की थी। भाग लेने वाले देश इस टैग का उपयोग करते थे। संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया था। इससे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट्स एक्ट 1999 कहा जाता था। इसे 2003 में लागू किया गया और तब से ही प्रोडक्ट्स पर जीआई टैग मिलने की शुरुआत हुई। तो आप याद रखिएगा जीआई टैग्स ये जो मिल रहे हैं इसका विश्व व्यापार संगठन से वैसा संबंध नहीं है। अब ये संबंध दोस्तों बेसिकली किससे है? भारत सरकार से है। भारत सरकार इसे भेजती है, तो राज्य सरकारें अनुमोदित करती हैं और भारत सरकार इसे कंफर्म कर देती है और उसके बाद जीआई टैग मिल जाता है। भारत में यह 15 सितंबर 2003 से लागू है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों अब कि दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद था। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब उड़ीसा की चिल्का झील से वार्षिक पक्षियों की गणना शुरू की है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर ये पक्षियों की गणना करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। आप सभी को पता है चिल्का झील उड़ीसा में है। ये एक बैक वाटर झील है। बैक वाटर मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए ये समुद्र है, राइट। समुद्र में कभी ज्वार भाटे आए तो ये लहरों से पानी किसी ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां से पानी लौट नहीं सकता, पानी भर गया और भरने के बाद ये समुद्र का खारा पानी ही था। तो इधर का भी पानी जो इधर उछल के पानी इधर आ गया वो क्या होगा? वो भी खारा होगा। इसे कहते हैं बैक वाटर। और क्योंकि इसमें कोई लहरें नहीं होंगी, झील है, अंदर से कनेक्शन हो जाएगा सागर से, तो इसका पानी कभी कम नहीं होगा। तो इस तरह की जो झीलें होती हैं इन्हें बैक वाटर झील कहते हैं। चिल्का झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं दोस्तों हर साल। और यहाँ पर आप चिल्का कभी घूमने जाएंगे, हाल ही में उड़ीसा गया था तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि आप चिल्का कभी घूमने जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर डॉल्फिन्स का संरक्षण करा जा रहा है। लगभग आपको झील के अंदर लगभग 10-15 किलोमीटर अंदर ले जाएंगे, जहाँ पर आप पहुँच कर देखेंगे बहुत अच्छी डांस आपको देखने को मिलेंगी डॉल्फिन्स की। वो बढ़िया से उछलते हुए आपको देखेंगे। इसी को देखने लोग बेसिकली चिल्का झील जाते हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का शुरुआत हो गया दोस्तों 2024 में। हमारे जो इस वक्त के खेल मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। मुझे कमेंट करके बताएं कि वर्तमान भारत के खेल मंत्री कौन हैं। देखिए दोस्तों, मेरे से इंटरेक्ट होइए, तभी आप अगर इनका आंसर देंगे दोस्तों तो आपको भी फ़ायदा होगा और ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दमन और दीव याद रखिएगा। तो दमन और दीव में, तो बेसिकली दीव में ये खेल हुए। आपको एक और स्ट्रैटेजी के बताता हूँ कि दमन, दीव प्लस दादर, नागर हवेली, इन सब को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और इसके इस वक्त प्रशासक है प्रफुल्ल कोया पटेल। अब आपको ये बताना है कि आखिर ये मर्जर कब हुआ, दमन, दीव और दादर नगर हवेली का मर्जर कब हुआ, ये दोनों एक साथ कब आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। याद रखिएगा रबर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रैटेजी का बनता है। और ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन है तो है, राइट। तो इनका नाम याद रखिएगा, शशि सिंह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार दिया गया था। ये एक नई विधा थी जो शुरू की गई थी और इसके लिए अभी 2024 में आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ये
जो अवार्ड दिया जाएगा वो 2023 के लिए दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद। आपने रेलवे स्टेशन पर इसकी स्टॉल देखे होंगे, हर जिले में आपको रेलवे स्टेशन में, बड़े रेलवे स्टेशन में आपको ये स्टॉल दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा एक जिला एक उत्पाद, और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, और राज्यों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कहानी अलग है। जैसे मध्य प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो सब जगह का अलग अलग मिलेगा आपको, राइट। जैसे आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सतना में मेरा जो गृह नगर है वहाँ पर टमाटर मिलेगा, पन्ना में आंवला मिलेगा, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर मिलेगा, टीकमगढ़ में अदरक मिलेगी, निमाड़ी में अदरक मिलेगी, श्योपुर में अमरूद मिलेगा, सिंगरौली में कोदो कुटकी मिलेगा, राइट। रीवा में सुंदर आम मिलेगा, डिंडोरी में कोदो कुटकी मिलेगा, मंडला में कोदो कुटकी मिलेगा, सिवनी में सीताफल मिलेगा, छिंदवाड़ा में संतरा मिलेगा, नर्मदापुरम में पर्यटन मिलेगा बेसिकली, खंडवा में प्याज मिलेगा, खरगोन में मिर्च मिलेगी, बड़वानी में अदरक मिलेगी, अलीराजपुर में महुआ मिलेगा, झाबुआ में कड़कनाथ जैसे GI टैग मिला है मुर्गा मिलेगा, रतलाम में नमकीन मिलेगी, उज्जैन में बटिक प्रिंट मिलेगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, याद किया गया था दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों 5 जनवरी का इतिहास। 5 जनवरी के दिन ही 2014 में भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। GSAT भारत में बनने वाले क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया था। मुझे बताइए आप कमेंट करके दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, लेकिन प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। भारत में पहला क्रायोजेनिक इंजन कब बना, राइट। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपसे पूछ रहा हूं, हाल ही में आपको पता होगा स्पेस एक्स, राइट, स्पेस एक्स, मैंने एक्स पहले लिख दिया है, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी ने भारत के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अपनी सहमति दी है, या भारत सरकार या स्पेस एक्स या इसरो या स्पेस एक्स का जॉइंट वेंचर होने वाला है। वह मिशन कौन सा है? अगर इसका आप आंसर दे पाएं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में जो हमारा कल होगा, इस सेशन में दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दूंगा। स्पेस एक्स ने भारत के इसरो के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत कर दी है दोस्तों, और स्पेस एक्स भारत नहीं विश्व की पहली प्राइवेट ऐसी एजेंसी है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अपने टेक्नोलॉजी पर लॉन्च कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसीलिए जो एलन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा रईस व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। हमने 4 और 5 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर टच किया है, और साथ ही मैंने आपको मैक्सिमम स्टैटिक पोर्शन जो भी पॉसिबल हो सकता है वो भी बताने का प्रयास किया। अगर दोस्तों मेरे यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, और इसे प्लीज़ लोगों तक सेलिब्रेट करिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में।